हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और इसमें हम यूपी बोर्ड 2026 के लिए मैथमेटिक्स की एमसीक्यू सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हम इससे पहले 3 वीडियोस में 20-20 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम फिर से अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 नए क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, आगे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन, क्लास नंबर 4। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह सहभाज्य संख्याओं का समूह है। ठीक है, युग्म का मतलब होता है समूह। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, ऐसी संख्याएं जिनका मासा यानी HCF 1 हो। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं इनके लिए। जैसे 2 और 3, 2 और 3 को हम केवल और केवल 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मासा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 और 5, 5 और 7, ये क्या है, ये वो संख्याएं हैं जो सहभाज्य होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनका कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक के अलावा इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वह सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इनमें से भी हमें वही संख्याएं तलाशनी है जो केवल और केवल 1 से डिवाइड हो सकती हैं। 14 और 35 ये हो सकती है क्या। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, बट 7 से भी हम दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं, 14 को भी 35 को भी। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो। 18 और 25, 18 और 25 को अगर हम देखें तो 18 को वैसे तो हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 से हम 25 को डिवाइड नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर 18 और 25 ही ऐसी संख्याएं हैं जो कि 1 से ही डिवाइड हो सकती हैं, दोनों संख्याएं 1 से डिवाइड हो सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर V इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 और 93 को भी हम देख सकते हैं। 31 से हम 93 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये तो सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, 32 और 62 भी क्या है, सम संख्याएं, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगी, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का योगफल क्या है। मूलों का योगफल, ठीक है, तो इसकी हम अगर जनरल इक्वेशन देखें तो ये होती है ax² + vx + c = 0। ठीक है, तो इससे अगर हम इसकी कंपेयर करें, ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v होता है x का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है, -4, तो b की वैल्यू -4। c क्या होता है, कांस्टेंट पद होता है, तो c यहाँ पर है नहीं, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब हमसे पूछा है मूलों का योगफल, तो हम जानते हैं अगर अल्फा बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल होते हैं तो मूलों का योगफल क्या होता है, ये होता है -v/a। अब b की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है यहाँ पर -4, तो हमने माइनस, तो ये फार्मूले में है जो, ठीक है, और b की वैल्यू -4 लगा दी, तो माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस, और नीचे a की वैल्यू 3। ठीक है, तो 4/3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। तो देखिए समरूप त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है, यहाँ पर हमें ध्यान से पढ़ना है। ये एक प्रकार से क्या है, थेल्स प्रमेय है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय की 2 त्रिभुज समरूप कहलाते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों और संगत कोण बराबर हों। तो अगर ये 2 विशेषताएं होती हैं किन्हीं भी 2 त्रिभुजों में, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है, और नीचे ऑप्शन नंबर 3 में कह रहे हैं इनमें से दोनों। ठीक है, यानी जो ऊपर लिखे हुए ऑप्शन है वो दोनों ही कैसे हैं, करेक्ट हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, क्योंकि ये क्या है, इसकी कंडीशंस हैं 2 त्रिभुजों की समरूप होने की। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, अगर इसके तीनों कोण कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, और भुजाएं भी क्या हैं, समानुपाती हैं,
तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं cos 60 डिग्री और cos 23 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान है। तो देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2 लगा दी, cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos साइन 60 की वैल्यू भी कितनी लगा होती है, -3 √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। मल्टीप्लाई करी हमने तो कितनी आ जाएगी, √3/4 और यहाँ आ जाएगी √3/4। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इधर ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये दोनों अपोजिट हैं, इस वजह से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो हमसे पूछा है नेगेटिव आंसर। ठीक है, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की ये 3 मापें होती हैं, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, माध्य, बहुलक और माध्यिका। क्योंकि हमारे सिलेबस में हम ये पढ़ते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माध्य, ठीक है, और बहुलक और माध्यिका ये सब क्या हैं, ये मापें हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन में दिया है, ठीक है, माध्य दिया है और बहुलक दिया है, माध्यिका दी है, लेकिन मानक विचलन हम कहीं भी अपने सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं। तो मानक विचलन क्या होगी, इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगी। ठीक है, मानक विचलन क्या होता है, एक प्रकार से विचलन होता है जो कि इन्हीं प्रवृत्तियों के एक मेथड होता है। ठीक है, तो हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रवृत्तियाँ अगर हम देखें तो माध्य, बहुलक और माध्यिका ही होती हैं। तो इसका नेगेटिव आंसर पूछा था, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही होगा, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और 0, -8 हैं। तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का ये फार्मूला होता है कि x1 यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसमें से जो ये है -8, 0, इसके लिए x1 और y1 ऐड कर लेते हैं, और जो 0, -8 है इसके लिए x2, y2। ठीक है, तो x1 यानी -8 और 0 इन्हें ऐड करके हम ऊपर लिखेंगे बटे में 2, और यहाँ y1 + y2 करेंगे यानी 0 -8। तो ये हो जाएगा 0 -8/2। अब देखिए 0 को हम ऐड करते हैं तो नंबर हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर -8/2 और ये हो जाएगा -8/2। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -4, 4। तो इन रेखाओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसका जो मध्य बिंदु होगा वो कितना होगा, -4, 4। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी होगा, वह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P = AB², Q = AQB, जबकि A, B अभाज्य संख्याएं हैं, तब LCM ऑफ P, Q यानी P और Q का हमें LCM बताना है। तो देखिए P बराबर हमें दिया है AB² और Q बराबर दिया है A³ गुणा में B। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा है LCM मतलब इसका लासा निकालना है। और लासा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लासा निकालने के लिए जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है, उनमें हम जो कॉमन गुणनखंड होते हैं उनकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो देखिए इनमें A दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर A की पावर कितनी है, 1 है, और नीचे Q में A की पावर कितनी है, 3। तो हम बड़ी पावर को लेंगे यहाँ पर, तो A की पावर 3 ले लिया हमने। अब यहाँ B की पावर 1 है, लेकिन ऊपर B की पावर कितनी है, 2 है। तो सबसे बड़ी पावर इसमें कौन सी हुई, B की पावर 2, तो इसलिए हमने B की पावर 2 ले ली। अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, A³ B²। ठीक है, तो A³ B² क्या होगा, P और Q का LCM होगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। देखिए मूल अगर समान दिए हैं तो हम जानते हैं अगर समान मूल होते हैं तो क्या होता है, जो विभक्ति कर होता है इस द्विघात समीकरण का वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी विभक्ति कर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब तो क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा। और यहाँ से जब इसकी द्विघात समीकरण की जो व्यापक समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c से इसकी कंपेयर करेंगे तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, a बराबर कितना होगा 3 और b बराबर होगा -6 और c बराबर क्या होगा k। तो हमने यहाँ a b c और की वैल्यू लगा देनी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, तो -6 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू k हमने यहाँ पर लगा दी। अब देखिए यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और यहाँ 4 3 12 के हो जाएगा। 12 के लिए हमने दूसरी साइड में भेज दिया 0 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इस 12 के लिए हम बटे में भेज देंगे तो k बराबर 36/12। और जब 12 से यहाँ पर काटेंगे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर 3 बार। तो k बराबर कितना आ जाएगा 3, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहे हैं एक संभव असंभव घटना की प्रायिकता होगी। तो देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक है संभव घटना, एक है संभव घटना और एक है असंभव घटना। तो संभव घटना और असंभव घटना में क्या अंतर है। तो देखिए संभव घटना वो होती है जिसका घटना संभव है, ठीक है, और जिसका घटना असंभव है वो क्या हो जाएगी, असंभव घटना। जैसे एग्जाम्पल अगर हम कहें एक सिक्का है, ठीक है, जिस पर हेड और टेल लिखा होता है। अब आपसे कहा जाएगा कि भाई हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड क्या आ सकता है, यहाँ पर दो घटनाएं होती हैं तो दो में से एक घटना ऐसी हो सकती है जिस पर हेड आ सकता है, तो 1/2 हो जाएगी इसकी संभव घटना। मतलब किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कहा जाए तो वो क्या हो जाएगी, एक संभव घटना। अगर टेल आने की प्रायिकता पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगी, एक संभव घटना। लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि हेड और टेल दोनों आने की प्रायिकता, तो ये क्या हो जाएगी, एक असंभव घटना। यानी किसी भी सिक्के पर हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये हो जाएगी असंभव घटना। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी प्रायिकता की। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, जो संभव नहीं है उस घटना की प्रायिकता निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी असंभव घटनाएं जो होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है क्योंकि उसकी प्रायिकता हो ही नहीं सकती। लेकिन जो संभव घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, जो किसी भी घटना की प्रायिकता होती है, जैसे ये पी ई यानी प्रायिकता ऑफ ई कोई घटना है उसकी प्रायिकता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वह 0 और 1 के बीच में होती है। यानी 0 से बड़ी बराबर और 1 से छोटी और बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, कह रहे हैं एक त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी। ए एच के ये त्रिभुज है और ए बी व सी ये त्रिभुज है। ये दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब जब दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो आगे क्या कंडीशन हो सकती है, थेल्सपिर में हमारी यूज होगी यहाँ पर। तो इसमें कह रहे हैं ए के बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और एच के बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान बताना है हमें, इस वाली भुजा का मान बताना है ए सी का। अब देखिए इसमें थेल्सपिर में होगी यूज, क्योंकि थेल्सपिर में ये कहती है कि अगर दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो हम इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। तो हमने कौन कौन सी भुजाएं ली यहाँ पर, हमने लिया यहाँ पर ए सी बटे ए के। ठीक है, ए सी बटे ए के। अब ये किसके बराबर लगा दिया हमने लगाया यहाँ पर बी सी बटे एच के। ठीक है, इनके बराबर हमने यहाँ पर लगा दिया है क्योंकि हमें दो भुजाओं का अनुपात यहाँ पर लेना है।
अब यहाँ पर देखिए जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हमने यहाँ पर पुट कर दें। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। AK की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लगा दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लगा दिए 3.5 सेंटीमीटर। और HK की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। 7 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। तो ये 0.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर AC/10 कितना हो जाएगा 0.5, और AC की फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5.0, ठीक है। और 5.0 का मतलब क्या हो जाता है 5, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर नंबर D इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए समांतर माध्य, सबसे पहले तो आपको बता दें समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य बराबर होता है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य क्या के लिए x बार से शो करते हैं, और ये होता है सम अपॉन में नंबर, यानी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ से ये कह रहे हैं सम संख्याएं, हमें 1 से 15 तक की सम संख्याएं लेनी है। सम संख्याएं कौन सी, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः डिवाइड होती हैं। अब जो 2 से पूर्णतः डिवाइड होती हैं वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हमने संख्याएं ले ली। अब इनका क्या कर दिया हमने, ऊपर योगफल, और इनकी संख्या हमने नीचे ले ली। कितनी संख्याएं, 7 हैं। अब यहाँ सबको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, यानी x बार की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इसका आंसर नंबर V इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हैं यदि एक वृत्त का परिमाप से मतलब है वृत्त की परिधि, ठीक है, ये हमें दी है। कह रहे हैं एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो कह रहे हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, हमें दिया है वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त का परिमाप कितना होगा 2πr, वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4a। देखिए अगर वर्ग होता है और उसकी भुजा को अगर हम a ऐड करें तो चारों तरफ का जो योगफल होगा a, ये a और ये भी a, चारों तरफ का योगफल अगर हम कर देंगे तो वो उसके परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4a, तो इसलिए ये हमने लगा दिया 4a सॉरी। अब यहाँ 2 से डिवाइड हमने कर दिया, तो 2 दूनी 4, पाई r बराबर बचा 2a, और r की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, कितनी 2a अपॉन में पाई, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो किसके क्षेत्रफलों का अनुपात, जो पहले दिया है उसका क्षेत्रफल हमें ऊपर लेना है, ठीक है, और जो बाद में दिया है हमें वर्ग बाद में दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल नीचे लेना है। तो हमने लगा दिया a1 बटे a2, ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमने यहाँ पर क्या किया, पाई अपॉन में a स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, और जो r स्क्वायर था r स्क्वायर के स्थान पर हमने 2a अपॉन में पाई इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर है और ये क्या है r की वैल्यू है, तो यहाँ स्क्वायर कर दिया हमने। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और पाई की एक घात से इसकी एक पावर हट जाएगी, ठीक है, यानी यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4 अपॉन में पाई। इसके बाद पाई की वैल्यू लगा दी हमने नीचे, तो 4 बटे में 22/7। अब 22 जो 7 है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा में 7/22, ठीक है, ये पाई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 11 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 2 11 22, ठीक है। अब यहाँ से 7 और 2 की हमने कर ली मल्टीप्लाई, तो कितनी आ जाएगी 14/11, और इसे रेशियो में लिखेंगे तो 14/11, तो 14/11 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यहाँ कह रहे हैं भुजा 6 सेंटीमीटर वाले
6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत मतलब उसके भीतर, ठीक है, खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर हमें एक वर्ग दिया है और उसके अंदर हमने क्या ले लिया, एक वृत्त ले लिया, जिसकी जो वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ये जो वृत्त है ये इसके अंदर बना हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, यही वृत्त का व्यास भी हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर ही इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो हमने यहाँ डी बराबर, यानी डायमीटर होता है व्यास, ठीक है, तो डी बराबर हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर। और जब व्यास जो होता है, व्यास त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है, सॉरी, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, बट त्रिज्या क्या होती है इसकी, आधी होती है। तो यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने निकालना है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने फार्मूला लगा दिया, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई का मान हमें, क्योंकि पाई का मान हमें लगाना नहीं है, क्योंकि हमने ऑप्शन अगर देखते हैं तो सभी में पाई आ रहा है, इसका मतलब हमें पाई का मान नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ आर की वैल्यू लगा देनी है हमें, आर का मान कितना आया है, 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लगा दिया 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 14, कह रहे हैं एक लीप वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर पहले तो बात करते हैं लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। अब हम सप्ताह निकालते हैं, इसे सप्ताह में बदलते हैं, तो हमने क्या कर दिया, 7 से भाग कर दिया, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमने इसे 7 से भाग किया, तो भागफल आया 52। इसका मतलब ये हो गया कि इस लीप वर्ष में 52 सप्ताह होंगे, ठीक है। अब जब सप्ताह में होते हैं 7 दिन, और 7 दिन में एक बार क्या आता है, सोमवार आता है, 52 सप्ताह होंगे एक लीप वर्ष में, तो इसका मतलब 52 सोमवार यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, 2 शेषफल बचता है। अब जो 2 शेषफल बचता है, ठीक है, तो उस 2 शेषफल में से कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो जो बाकी जो दो दिन बचे, देखिए 52 सोमवार तो कंप्लीट हो गए, लेकिन जो बाकी दो दिन बचे वो तो हमारे हफ्ते में से कोई से भी दिन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सोमवार, मंगलवार हो सकता है, पहले पॉइंट में हमने यहाँ पर लिया सोमवार या मंगलवार, यानी संडे और मंडे हो सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं, सैटरडे और संडे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिन कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम शुरू के 2 ऑप्शन देखें तो इनमें क्या है, मंडे में पॉसिबिलिटी है, लेकिन मंडे तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्हें छोड़ करके बाकी हमारे पास कितने पॉइंट बचे, 1 2 3 4 5, यानी 5 घटनाएं हमारे पास ये रह जाती हैं जिनमें सोमवार नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछा है 52 सोमवार होने की प्रायिकता, तो 52 सोमवार यानी कंप्लीटली 52 सोमवार होने की प्रायिकता। अगर हमसे पूछता 53वां सोमवार होने की प्रायिकता, तो हमें ये दोनों ऑप्शन को भी लेना होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ की प्रायिकता निकालनी होती है, लेकिन हमसे पूछा है 52 सोमवार होने की प्रायिकता। तो अब यहाँ पर जो बाकी जो 5 घटनाएं रह गई, ठीक है, 7 में से जो 5 घटनाएं बची, 7 क्यों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होंगे, ठीक है। तो उनमें से जो 5 बचे हमारे पास में, ठीक है, तो हमें वही लेने हैं यहाँ से, यानी 7 में से 5। तो ये 52 सोमवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/7, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कह रहे हैं एक किनारे पर नुकीली बनाई गई बेलनाकार पेंसिल, ठीक है, जैसे पेंसिल होती है, तो हमने यहाँ एक चित्र ले लिया है, इस तरीके से नुकीली बेलनाकार अगर पेंसिल हमने लेते हैं, तो हमें ये देखना है कि किसकी आकृतियों से मिलकर के बनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक देखें, तो इतनी तो क्या होती है, बेलन के आकार की, और आगे क्या होती है, इसके शंकु के आकार की, ठीक है। तो ये बेलन और शंकु के आकार की हो जाती है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। एक शंकु और एक बेलन के आकार की क्या हो जाती है, एक पेंसिल। आगे हमें ऑप्शन भी दिए हैं, शंकु का छिन्नक, ठीक है, और बेलन, ऐसा कुछ भी नहीं है, शंकु का छिन्नक भी नहीं है इसमें। अर्धगोला, अर्धगोले से कोई मतलब नहीं, अर्धगोला भी नहीं होता है। 2 बेलन होते हैं, ये भी नहीं है।
देखिए इसमें एक वर्ड है शंकु का छिन्नक। छिन्नक क्या होता है, जैसे एक शंकु होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम एक शंकु ले लेते हैं, ये शंकु है। अब शंकु को यहाँ से अगर हम कट कर दें, ठीक है, तो ये नीचे वाला जो टाइप बचेगा, ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा बचेगा वो शंकु का छिन्नक होगा, ठीक है। और इस टाइप की जो आकृतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, जैसे हमारे गिलास होते हैं, ठीक है, तो ये शंकु के छिन्नक में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई में डी आई निम्नलिखित के ए से विचलन है। डी आई जो है वो क्या है, ए से विचलन है, लेकिन किसका विचलन है, वर्गों के निम्न सीमाओं का विचलन है, वर्गों के निम्न ऊपरी सीमाओं का विचलन है, ठीक है, या वर्गों के मध्य बिंदु का, या वर्ग चिन्हों के बारंबारताओं का। तो देखिए डी आई जो होता है, डी आई बराबर फार्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए, एक्स आई माइनस में ए, जहाँ पर जो एक्स आई होता है वो क्या होता है, वर्गों के मध्य बिंदु होते हैं। ये क्या होते हैं, वर्गों के मध्य बिंदु। जैसे हमें वर्ग दिया जाता है, हमें वर्ग दिया जाता है 10 से 20, तो हम इसका बिंदु निकालते हैं यहाँ पर एक्स आई, तो इसका मध्य बिंदु निकालते हैं हम 15। फिर हमें दिया जाता है 20 से लेकर 30, तो इसका मध्य बिंदु निकालते हैं 20 से लेकर 30 का 25, ठीक है। तो ये क्या निकालते हैं, मध्य बिंदु। अब इन मध्य बिंदु में से हम क्या करते हैं, एक को ए मान लेते हैं, फिर उसको लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं इस एक्स आई में से। तो जो एक्स आई होता है ना, तो वो एक्स आई ही क्या होता है, इस ए में से विचलन होता है, ए से विचलन होता है, ठीक है। तो यही हमसे पूछा है कि डी आई जो होता है वो ए से विचलन होता है, लेकिन किसके साथ में, तो वो होता है वर्गों के मध्य बिंदु के साथ में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं पहली 8 अभाज्य संख्याएं, पहली 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछिए। माध्यिका क्या होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी या 13 होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम 8 अभाज्य संख्याएं लिखते हैं सबसे पहली। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 8 अभाज्य संख्याएं लिखनी। ये अभाज्य संख्याएं हैं जो कि किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं, सिर्फ स्वयं से डिवाइड होती हैं। तो हमने 8 अभाज्य संख्याएं ले ली, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर जो संख्या है इनकी कितनी है, 8 है, क्या है, 8 है। और 8 कैसी संख्या है, 8 है एक सम संख्या। और जब सम संख्या होती है यानी n की वैल्यू जब सम आती है, तो वहाँ पर माध्यिका निकालने का ये फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2, यानी पूरे के बटे में हमें 2 लेना है। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 8, तो हमने 8/2 लगा दिया, यहाँ 8/2 प्लस 1 कर दिया। 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 4वां पद, और यहाँ 4वां पद और प्लस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5वां पद। अब जो हमने यहाँ आरोही क्रम लिया है, देखिए जब कभी भी माध्यिका निकालने के लिए आएगी तो आपको जो आंकड़े दिए जाएंगे उन्हें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पहले आरोही क्रम में यहाँ पर लगा लिया है। अब देखते हैं चौथा पद कौन सा होगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी 7 जो होगा चौथा पद है, और 5वां कौन सा होगा, 11। तो हमने 7 और 11 ले लिए। अब यहाँ पर 7 और 11 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। और 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। तो 8 अभाज्य संख्याओं की जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, 9। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं यदि साइन ए बराबर 4/5, साइन ए बराबर 4/5, तो tan ए बराबर कितना होगा। देखो साइन ए बराबर 4/5 दिया है। अब ये साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये हमने पढ़ रखा है हिंदी में। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 4, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 5। और त्रिभुज हमें लेना है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज लेना है, जिसमें से ये वाला एंगल ए लेना है, जिसके सापेक्ष हम ये मान निकाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ एंगल हमें ए दिया है तो हमें त्रिभुज ए बी सी लेना है। अब यहाँ से हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया, और वहाँ से हमने क्या लगा दिया,
वहाँ से हमने जो आधार है इसका वो निकालना है हमें। तो हमने यहाँ पर आधार क्या है ए बी, तो हमने यहाँ ए बी की वैल्यू निकाली पाइथागोरस प्रमेय यूज करके। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब जब ए बी की वैल्यू 3 आ जाएगी तो हम tan ए की वैल्यू निकालेंगे। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है बी सी और आधार कितना है ए बी, तो बी सी बटे ए बी, और बी सी की वैल्यू कितनी है 4 और ए सी की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी ए बी की वैल्यू कितनी आई है 3। तो 4/3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये नया क्वेश्चन है और त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमसे पूछा है, एक सीरीज दे रखी है हमारे लिए यहाँ पर, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ये सब क्या है मल्टीप्लाई में है। tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, ठीक है, tan 89 डिग्री यानी 89 डिग्री। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें वैल्यू बतानी है इसकी कितनी होगी। तो देखिए, ये आपको आइडेंटिटी एक याद रखनी है कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अब यहाँ से देखिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 चलते जाएंगे। अगर हम आगे इसी प्रकार चलते रहें तो रास्ते में क्या आएगा भाई, इसके बीच में क्या होगा, tan 45 भी आएगा। ठीक है, और चलते जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर देखिए इस सीरीज में जैसे यहाँ tan 89 है तो इससे पहले क्या होगा, tan 88 भी होगा। तो जो tan 88 है उसके लिए हमने लिख लिया tan 90 माइनस 2। 88 के लिए कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 2। और जो 89 है उसे कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब देखिए नेक्स्ट, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ये tan 45 डिग्री, और यहाँ पर कॉट। अब देखिए 90 माइनस थीटा, यानी थीटा जो होता है वो किस में बदल जाता है, कॉट थीटा में। अब यहाँ पर थीटा के स्थान पर है 2, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 2 डिग्री। और यहाँ 90 माइनस 1 है तो ये हो जाएगा कॉट 1। अब देखिए, ये आइडेंटिटी होती है एक कि कॉट थीटा इनटू में tan थीटा, इनकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, और यहाँ कॉट 1 डिग्री। तो tan 1 डिग्री और कॉट 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी प्रकार से tan 2 डिग्री और कॉट 2 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे इससे पहले आएगा tan 3 डिग्री, और इससे पहले क्या होगा, कॉट 3 डिग्री। तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1। और हमारे पास बचेगा tan 45, केवल tan 45 ही बचेगा हमारे पास, और बाकी सब की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1। अब tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं त्रिकोणमिति की टेबल से, tan 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, और tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है 20। ठीक है, और ये इस वीडियो का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। तो देखिए, हमें यहाँ पर दिए एक द्विघात समीकरण, कह रहे हैं x² बराबर 11x माइनस 28 का हल होगा। हल का मतलब जो x की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, तो 7,4 होगी, 8,4 होगी, 5,6 होगी, या 6,4 होगी। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका है इसका। आपको ये देखना है, अगर x के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर से मतलब ये है अगर कोई गुणांक 1 के अलावा और कोई गुणांक नहीं है, ठीक है, 1 तो है इसके साथ में गुणांक, बट 1 के अलावा कोई और गुणांक नहीं है, तो आपको ये लास्ट वाला जो c वाला पद होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो ये जो c वाला अचर पद होता है आपको उसे देखना है, उसके फैक्टर कर लेने हैं। देखिए, हमने यहाँ पर फैक्टर करे 7 चौक 28। अब 7 चौक 28 हो गए यहाँ पर, तो इसका मतलब 7 और 4 ही वो संख्याएं हैं जिनकी मल्टीप्लाई 28 आएगी, और जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बस आपको इतना देख लेना है, और यहाँ से हमें ऑप्शन पता चल जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर इसको ऑप्शन आ जाते हैं कभी निकालने के लिए, तो हमें किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो देखो, जो x² बराबर 11x माइनस 28 दिया है, उन सब के लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर आकर के 11x हो जाएंगे माइनस के, और 28 किसका हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ वही कि 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणनफल तो इनका 28 ही रहे, बट जोड़ने पर कितना हो जाए, यहाँ पर x का गुणांक यानी 11 हो जाए। तो हमने वही लगा दिया यहाँ पर, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, और 7 चौक कितने हो जाएगा 28। अब हमने माइनस x की यहाँ पर क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी।
तो पहले और दूसरे पद में से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 7, और दूसरे और तीसरे और चौथे पद में से माइनस के 4 कॉमन ले लिए, तो हमारे पास फिर वही आ जाएगा x माइनस 7। अब दोनों में से जो कॉमन है x माइनस 7 उसे कॉमन ले लिया, तो बचेगा हमारे पास x माइनस 4। अब यहाँ पर x माइनस 7 को एक बार 0 के बराबर हमने रख दिए, और यहाँ पर एक बार x माइनस 4 के लिए 0 के इक्वल रख दिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और x की वैल्यू एक आ जाएगी 7 और एक आ जाएगी 4, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तब तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके होंगे कि हमें देखकर ही आंसर पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ठीक है। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। और सभी ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।